हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया है, ईएमएफ के क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, 8 क्लास हो चुकी है अपनी न्यूमेरिकलों की। समझ में आ रहा है ना? न्यूमेरिकलों की कितनी क्लास हो चुकी है? 8। आए कि नहीं यार? और बताओ, आपको 3 दिन में जनरेटर पूरा करा दिया। बहुत सोचने वाली बात है। आए कि नहीं आया? आप जगो और लोगों को भी जगाओ। आप बोलो उनसे भाई कि मैंने कई बार बोल चुका हूँ आपसे कि आप उनको बोलो कि भाई ऐसे नहीं होती है जो पढ़ाई कर रहे हो आप। आए कि नहीं आया? अब देखो, इसके बारे में और आगे बात करेंगे अपन लोग। तो आज फिर मैं न्यूमेरिकल चालू कर देता हूँ। जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास ले रहा है, प्लीज़ वीडियो को पूरी देख कर ही जाना, आपके सब कुछ समझ में आएगा। आज 2-5 न्यूमेरिकल रह गए, सारे करा दिए मैंने न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे के आपके सारे पॉइंट समझ में आएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा आप। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो अभी हाल ही में पेपर में आ चुका है, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। देखो भाई, हाँ जी, देखो एक डीसी जनरेटर, आराम से देखना, एक डीसी जनरेटर, सही है ना? देखो, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध, सही है ना? देखो एक डीसी शंट जनरेटर, देखो एक डीसी शंट, कौन सा जनरेटर है? डीसी शंट जनरेटर, सही है ना? देखो एक डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। बोलो कितना है? 0.5 ओम है, सही है ना? तथा यह जनरेटर, बोलो राइट है ना? तथा यह जनरेटर लोड पर, सही है ना? किस पर? लोड पर 240 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है। 240 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? देखो एक डीसी शंट जनरेटर है, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.5 ओम है। यह जनरेटर लोड पर कितनी सप्लाई देता है? 240 वोल्ट सप्लाई देता है। यदि, देखना भाई, यदि आर्मेचर धारा, यदि आर्मेचर धारा, सही है ना? यदि आर्मेचर धारा 40 एम्पियर से बढ़कर, हाँ जी, 40 एम्पियर से बढ़कर 60 एम्पियर हो जाती है। हाँ जी, बताओ 40 एम्पियर से बढ़कर कितनी हो जाती है? 40 एम्पियर से बढ़कर कितनी हो जाती है? 60 एम्पियर हो जाती है। तो प्रेरित, सही है ना? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में, सही है ना? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में कितना परिवर्तन होता है? कितना परिवर्तन होता है? यहाँ तक सही है ना? अब देखो, आपसे पूछ रहा है कि बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.5 ओम। तो देखिएगा, देखो आर से होता है प्रतिरोध और ए से होता है आर्मेचर। तो बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.5 ओम। बोलो यहाँ तक सही है? अब बताओ लोड पर वोल्टेज कितनी है भाई? लोड पर वोल्टेज कितनी है? 240 वोल्ट। बीटी का मान कितना है? 240 वोल्ट। अरे सही है ना मेरे भाई? अब बताओ आर्मेचर धारा का परिवर्तन देखो, 40 से कितनी हुई है? 60। अरे आर्मेचर धारा 40 से कितनी हुई है? 60, यानी कि वृद्धि हो गई धारा में।
कितने की वृद्धि हुई? 20 की। बोलो सही बात है कि नहीं भाई? परिवर्तन कितना हुआ? ये परिवर्तन ही पूछ रहा है। तो बताओ धारा में कितना परिवर्तन हुआ? 20 एम्पियर का। अरे सही है ना? इसका मतलब आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा, हाँ जी देखिएगा अच्छे से देखना, इसको शॉर्ट में करूँगा। देखो आर्मेचर धारा में परिवर्तन, आर्मेचर धारा में परिवर्तन, बोलो सही है ना? आर्मेचर धारा में क्या है? परिवर्तन। तो देखो परिवर्तन कितना है बताओ? आर्मेचर धारा में परिवर्तन, अरे राइट है ना? बताओ कितनी? 60, 40 से कितनी हुई है? 60 हुई है ना? इसका मतलब कितना हुआ? 20 एम्पियर का। बोलो क्लियर है ना? बताओ आर्मेचर धारा परिवर्तित होकर कितनी बढ़ी है? 20 एम्पियर ही तो परिवर्तन हुआ है। ईएमएफ के मान में परिवर्तन पूछ रहा है। बोलो क्लियर है? तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जनरेटर में ईएमएफ का ई बराबर, हाँ भाई मोतीलाल जी अब तो विद्युत भागबल का समीकरण आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ जी पंकज जी आपके बिल्कुल समझ में आ गया। फटाफट ईएमएफ का फॉर्मूला बोल दो। पीयूष जी कैसे हो आप? पीयूष सोनी जी अब देखिएगा, अंशु सोनी जी अब देखो भाई, ई बराबर होता है BT प्लस IA/RA। बोलो यही होता है ना? बोलो यही फॉर्मूला है ना? देखो जो नया लड़का क्लास ले रहा है भाई, विद्युत भागबल का फॉर्मूला होता है BT प्लस IA/RA। बोलो क्लियर हो गया? जनरेटर में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BT प्लस IA/RA। अब देखो बताओ आप लोग मुझे बताओ, BT लोड पर कितनी वोल्टेज है? 240। देखो 240 लिखो आप लोग, प्लस करो भाई आर्मेचर धारा में कितना परिवर्तन हुआ? 40 से कितनी बढ़ी? 40 से 20 बढ़ी, कितनी हो गई? 60। परिवर्तन किसको हुआ? 20 का। परिवर्तन ही पूछ रहा है ईएमएफ में कितना परिवर्तन हुआ? ईएमएफ में कितना परिवर्तन हुआ? तो बताओ किस में परिवर्तन हुआ? यहाँ धारा में। अरे हाँ परिवर्तन किस में हुआ है? धारा में। धारा में कितने का हुआ है? 20 का हुआ है ना? ठोक दो यहाँ 20 एम्पियर इंटू बाई 0.5 ओम। बोलो सही है कि नहीं? समझ में आ रहा? अब बताओ, बताइएगा। बोलो भाई देखो 20 पंजो कितना है? 100। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? बोलो कितना है? 100 हो गया ना? तो देखो 20 पंजो 100। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो पॉइंट लगा दो एक संख्या के बाद पॉइंट। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 240 वोल्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना आया भाई? 240 वोल्ट आया ना? तो देखो 240 में कितना जोड़ोगे? 10। तो बोलो कितना आएगा? 250 वोल्ट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना वोल्ट? 250 वोल्ट। बताओ पहले कितना था? पहले आपका वोल्टेज कितना था? 240 वोल्ट। अब कितना आया? 250 वोल्ट। कितने वोल्ट की वृद्धि हो गई ये बताओ आप लोग? कितने वोल्ट की वृद्धि हुई? वृद्धि कितने वोल्ट की हुई? 10 वोल्ट की। बोलो कितने वोल्ट की वृद्धि हुई? 10 वोल्ट की वृद्धि हो गई ना? तो देखो आप यहाँ लिख देंगे 240 वोल्ट प्लस बराबर 250 वोल्ट। सही बात है कि नहीं? तो देखो वृद्धि, बोलो वोल्टेज वृद्धि, ईएमएफ में वृद्धि, ईएमएफ में वृद्धि कितने वोल्ट की हुई है? 10 वोल्ट की। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हो गया? बोलो आर्मेचर धारा में कितना परिवर्तन हुआ? आर्मेचर धारा में कितना हुआ? 20 का हुआ ना? कितने का हुआ? 20 का। 20 पंजो 100। बोलो कितना आया? 10 आया ना? 10 को किस में जोड़ना है? 240 में। कितना आया? 250। पहले कितना था? 240 था। करंट कितनी बढ़ी है? 20 एम्पियर करंट बढ़ते ही वोल्टेज के मान में कितनी वृद्धि हुई है? 10 वोल्ट की। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बात चलती है ना, ये प्लस का चिन्ह आता है, ये जनरेटर में आता है।
किस में आता है, जनरेटर में रूल होता है। ये प्लस का चिन्ह किस में आता है, जनरेटर में आता है। बोलो समझ में आ गया। अगर ये चीज़ हो तो वृद्धि किस में हुई, जनरेटर में, डीसी जनरेटर में। बोलो क्लियर है। अगर आपसे अगर डीसी मोटर पूछ लेता, क्या पूछ लेता, डीसी मोटर पूछ लेता, हाँ भाई डीसी मोटर पूछ लेता, तो देखिएगा हरीश जी आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखो हरीश जी क्या कह रहे हैं कि अगर डीसी जनरेटर है, अगर डीसी मोटर पूछे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अरे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आएगा ना। तो अगर मोटर पूछे तो देखो बताओ ई बराबर, देखो आराम से देखना, बी टी माइनस आई ए आर ए। ये सूत्र किस में लगेगा, मोटर में लगेगा ना। बोलो किस में लगेगा, मोटर में। तो देखो माइनस का मोटर में लगता है और प्लस का किस में लगता है, जनरेटर में लगता है। अब पढ़ाने के तरीके मेरे ऐसे ही होते हैं, मैं दोनों चैप्टर को एक साथ लेके चलता हूँ। यही न्यूमेरिकल मैं आपको डीसी मोटर में कराऊंगा, मैं डीसी जनरेटर भी समझाऊंगा। दोनों चीज़ चलेगी ना तो अपना आप लड़के के फिट बैठ जाता है कि इसमें ऐसा होता है। तो बताओ टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो 240 वोल्ट करेंगे आप लोग, माइनस आई ए का मान कितना है, परिवर्तन 20 का, इंटू 0.5 करोगे ना आप लोग। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, कब इसको डायरेक्ट कर देता हूँ ना। बोलो 20 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। बोलो कितना आएगा, 10। तो बोलो कितना आएगा, 230 वोल्ट। यानी कि वोल्टेज की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। कमी कितने वोल्ट की हुई है, कितने वोल्ट की हुई भाई, कितने वोल्ट की। पहले कितना था भाई, 240 था, अब कितना रह गया, 230। तो कमी कितने की हुई, 10 वोल्ट की कमी हुई ना। तो देखो कमी ईएमएफ में कमी कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। ये चीज़ किस में आएगी भाई, ये किस में आएगा, डीसी मोटर में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस में आएगी, डीसी मोटर में। समझ में आया ना। तो देखिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट लगाओ, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट, चले फिर आगे। अब देखो अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिएगा नरेश कुमार जी झुंझुनू से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास ले रहे हो नरेश जी, झुंझुनू से हो आप। प्लीज़ आपसे बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी साइड के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके साथी हैं, उनसे आप ज़रूर बोलो भाई नरेश जी आए कि नहीं आया। जब आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप अपने दोस्तों से भी तो बोलो भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ स्टेज पर, लड़के अगर जुड़ेंगे ना जब ही मज़ा है, आए कि नहीं आए। क्योंकि देखो भाई मेरे यहाँ कमी नहीं है, मेरे ऑफलाइन खूब 5-5 हज़ार स्टूडेंट मेरे पास में है, कोई कमी नहीं है। अब इधर की साइड के लड़के इस वीडियो को यूँ नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको तो पता है वो ही पढ़ा रहे हैं चीज़ें जो उन्होंने उतार रखी है, कोई नया नहीं है, सेम टू सेम पढ़ा रहा हूँ। आए कि नहीं, तो उनको तो पता है हमें तो ऑफलाइन जाना है, वो तो मेरे पास ही आएंगे। आए कि नहीं आए, ये है। तुम लोग नए जुड़े हो मेरे साथ में, आए कि नहीं। अगर मैं ऑनलाइन नहीं आता तो तुम पहचान ही नहीं पाते कि जनरेटर भी ऐसे पढ़ाया जाता है, मशीन भी ऐसे पढ़ाई जाती है। आए कि नहीं आए। तो हरीश जी और हरीश जी बस्ती से ये भी बहुत खुश हैं, आए कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अब देखो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिएगा। देखो भाई अगला न्यूमेरिकल क्या है, अच्छे से देखो कि एक जनरेटर, एक डीसी जनरेटर, सही है ना, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, अरे भाई एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, यस यार, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 100 चालक हैं, 100 चालक हैं। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ गया। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कितने चालक हैं, 100 चालक है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। यदि ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है ना, यदि प्रत्येक चालक की वोल्टेज, यदि देखो प्रत्येक चालक की, सही है ना, यदि प्रत्येक चालक की वोल्टेज, बोलो क्लियर है, यदि प्रत्येक चालक की वोल्टेज 2 वोल्ट है, कितनी वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो कुल वोल्टेज क्या होगी, तो कुल वोल्टेज क्या होगी ये पूछ रहा है। हाँ जी देखो भाई
आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कितने चालक हैं? 100 चालक है। प्रत्येक की वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट है। तो कुल वोल्टेज कितनी होगी? 100 चालक है, एक चालक पर वोल्टेज कितनी है बताओ? एक चालक पर वोल्टेज 2 वोल्ट है। देखो प्रत्येक चालक है ना, तो प्रत्येक चालक पर कितनी होगी? तो देखो प्रत्येक पर कितनी है? 2 वोल्ट। कुल चालक कितने हैं? 100 वोल्ट। तो कुल वोल्टेज क्या होगी? 200 वोल्ट आ गई ना। तो देखो कुल वोल्टेज, देखो कुल वोल्टेज, तो देखो चालक की संख्या कितनी है? 100। प्रत्येक चालक की वोल्टेज कितनी है? 2। सही बात है कि नहीं? तो बताओ टोटल वोल्टेज कितनी आ गई? 200 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले भाई अगला देखो। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा एक मशीन में, बोलो सही है ना? देखो एक मशीन में एक टर्न पर एक मशीन में वाइंडिंग के एक टर्न पर, सही है ना? एक मशीन में वाइंडिंग के एक टर्न पर चालक की संख्या क्या होती है? चालक की संख्या, सही है ना? चालक की संख्या क्या होती है? अब देखो भाई बताओ, देखो एक मशीन में वाइंडिंग के एक टर्न पर चालक की संख्या क्या होती है? समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान लाइनमैन के पेपर 2018 के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, अब बताओ देखो चालक की संख्या क्या होती है? तो याद रखना जो चालक होता है वो होता है जेड। चालक की संख्या आप याद रखना, एक चालक में टर्नों की संख्या 2 होती है, यानी कि 2T, यानी कि चालक की संख्या बराबर होता है 2T, यानी कि एक चालक पर कितने टर्न होते हैं? 2 टर्न होते हैं। याद रखना आप लोग कि भाई चालक की संख्या है ना, किसकी संख्या? चालक की संख्या बराबर होता है 2T। चालक की संख्या बराबर क्या होता है? 2T होता है। समझ में आ गया ना? चालक की संख्या बराबर क्या होता है? 2T। तो देखो भाई Z बराबर होता है चालक की संख्या। बोलो Z बराबर क्या होता है? चालक की संख्या। और T बराबर होता है टर्न की संख्या। देखो T बराबर होता है टर्न की संख्या। बोलो T बराबर क्या होता है? टर्न की संख्या होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब बताओ देखो Z चालक की संख्या पूछी है 2 गुणा, सही है ना? 2 गुणा। बोलो टर्न की संख्या कितनी है? 1 है ना? बोलो टर्न की संख्या कितनी है? 1 है। तो आपसे पूछेगा बताओ एक टर्न पर चालक कितने होते हैं? एक टर्न पर चालक, टर्नों की संख्या 1 है, 1 को गुणा 2 से करोगे तो बोलो कितने चालक आएंगे? 2 चालक आएंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो बताओ मेरे दोस्तों एक टर्न पर कितने चालक होते हैं? 2 चालक होते हैं। बोलो क्लियर है? तो बताओ टर्नों की संख्या कितनी है? 1 है ना? बोलो टर्नों की संख्या कितनी है? 1 है। बोलो 2 से गुणा करोगे ना तो कितना आएगा? 2 चालक। अगर आपसे पूछता कि 2 टर्न पर टर्नों की संख्या 2 हो जाती तो 2 दूनी 4 चालक आ जाते, 4 टर्न पर 4 दूनी 8 आ जाते, 16 टर्न पर 16 दूना 32 आ जाते। बोलो क्लियर है क्या नहीं है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है कि देखिएगा, देखो एक मशीन में आराम से भाई, एक मशीन में बोलो समझ में आ रहा है ना? एक मशीन में चालक की, अरे सही है ना? चालक की कुल संख्या समझ में आ रहा है ना? चालक की कुल संख्या 100 है। बोलो सही है ना? चालक की कुल संख्या कितनी है? 100 है। तो टर्न की संख्या क्या होगी? ऐसे आ जाएगा।
अब देखो टर्न की संख्या क्या होगी। अब बताओ, आपसे पूछा है, देखो z बराबर होता है 2t, बोलो सही है ना। तो देखो मैं बताता हूँ, देखना, z बराबर, बोलो भाई, z बराबर होता है 2t, सही है। अब नियम देखना, जो भी गुणा की चीज पूछे आपसे पूछ रहा है t, क्या पूछ रहा है t, तो भार की चीज ऊपर जाती है। याद रखना, जो भी आपसे गुणा की चीज पूछे ना, तो भार की चीज कहाँ जाएगी, ऊपर जाती है। तो देखो, अगर मैं आपसे टर्नों की संख्या पूछ रहा हूँ, टर्नों की संख्या, तो z कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखो t बराबर होगा, z कहाँ गया, ऊपर, z, और बटे क्या आएगा, नीचे 2 आ जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं। इसका मतलब होता है t बराबर होता है z बटे 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो t बराबर क्या होगा, z बटे 2 हो जाएगा। अब देखो, जैसे देखो भाई, b बराबर आई आर होता है, b बराबर क्या होता है, आई आर, इसको तो जानते हो ना आप लोग। अब बताओ, देखो अगर मैं भार की चीज़ पूछूँ, आर पूछूंगा, तो भार की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। तो देखो अगर मैं आर पूछूं आपसे, तो देखो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो देखो b बटे क्या बचा है, आई। बोलो ऐसे ही तो लगता है, r बराबर b बटे आई होगा। तो वैसे ऐसे ही मैंने इसको कर दिया। अगर मैं आपसे t पूछूं तो z कहाँ जाएगा, ऊपर, तो z बटे 2 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या होता है कि बताओ, इसके अंदर अब देखना, बताओ चालक की संख्या कितनी है, 100 है ना। बोलो चालक की संख्या कितनी है, 100, बटे क्या करोगे, 2 कर दोगे। तो बोलो कितने टर्न आएंगे, 50 टर्न। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। न्यूमेरिकल में मज़ा आ रहा है ना। हरीश जी कैसे हो आप, रिंकू सैनी जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आए कि नहीं आया। तो देखिएगा, अब देखो भाई, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, ले लिया। चलें, अब देखो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल में मज़ा आ रहा है ना गणेश जी। ये गणेश है ना, ये सीकर से है। ये भी काफ़ी दिन से हल्ला मचा रहा था कि सर है ना, आप न्यूमेरिकल नहीं करा रहे। अरे भाई सब कुछ कराएंगे। अब तो सही है ना। हाँ, और महावीर टांक जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन मत करो, हम आपके साथ में हैं, जोधपुर से हैं भैया। अब देखो अब क्या होता है। अब क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक, सही है ना, एक कार्बन ब्रुश, बोलो सही है, एक कार्बन ब्रुश का धारा घनत्व, एक कार्बन ब्रुश का धारा घनत्व, सही है ना, एक कार्बन ब्रुश का धारा घनत्व, बोलो राइट है ना, 5 एम्पियर, चलो 10 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर है। एक ब्रुश का धारा घनत्व कितना है, 5 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर है, तथा इसका क्षेत्रफल, सही है ना, 8 वर्ग मीटर है, 8 वर्ग मीटर है। बोलो क्लियर है। क्षेत्रफल कितना है, 8 वर्ग मीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, राजस्थान बिजली विभाग का जो 13-14 की जो पेपर लगा था ना लाइनमैन का, उसमें भी आ चुका है। ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में भी आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो क्या होता है कि बताओ, कार्बन ब्रुश का धारा घनत्व है ना, धारा घनत्व बोलो कितना है, 10 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 8 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल। अब यूँ पूछ रहा है इसकी धारा वहन क्षमता, सही है, इसकी धारा वहन क्षमता क्या होगी। अब देखो
इसकी धारा वहन क्षमता क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि इसकी धारा वहन क्षमता क्या होगी। अब देखो बताओ, कार्बन ब्रुश का धारा घनत्व कितना है 10 एम्पियर, क्षेत्रफल कितना है 8। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला होता है धारा वहन क्षमता, फॉर्मूला क्या होता है धारा वहन क्षमता, सही बात है कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है धारा घनत्व, धारा घनत्व, बोलो क्लियर है कि नहीं। क्या है धारा घनत्व इंटू ब्रुश का क्षेत्रफल, धारा घनत्व इंटू ब्रुश का क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा। बोलो क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आएगा दोस्तों क्षेत्रफल आएगा। बोलो क्लियर है ना। अब देखो बताओ धारा घनत्व, धारा घनत्व कितना है 10, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है ना। बताओ क्षेत्रफल कितना है 8, बताओ 80 एम्पियर इसकी धारा वहन क्षमता होगी। बोलो कितनी होगी दोस्तों 80 एम्पियर इसकी धारा वहन क्षमता होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कितने एम्पियर होगी मेरे दोस्तों 80 एम्पियर इसकी धारा वहन क्षमता होगी। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब देखो भाई, हाँ जी ले लिया क्लियर, चलें आगे क्वेश्चन कराऊं आगे। अब देखो काफ़ी क्वेश्चन हो गए ना अब तो। अब देखिएगा बस लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसको और करा देता हूँ। लड़के बोल रहे हैं कि गुरुजी अब तो छोड़ दो बहुत हो गया। अब देखिएगा अब क्या होता है, एक क्वेश्चन और है मार्केट के अंदर। वो क्वेश्चन कौन सा है उसको देखो आप लोग। वो है कि भाई एक 8 पोल के डीसी जनरेटर, सही है ना, एक 8 पोल के डीसी जनरेटर के, सही है ना, एक 8 पोल के डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 80 चालक है। बोलो कितने चालक हैं 80 चालक है। तो पोल पिच का मान क्या होगा, तो पोल पिच का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पोल पिच का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि 8 पोल के डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कितने चालक हैं 80 चालक हैं। और किसका मान पूछा है पोल पिच का। तो याद रखना ये क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के जो मार्च में अभी पेपर लगा था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है और वहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर की गलत दे रखा है। आंसर की में इसका आंसर गलत है, आप इसको सही करिएगा। आए कि नहीं आए समझ में। एक्चुअल में जो भाई पोल पिच होती है ना, पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोल पिच इसका फॉर्मूला होता है खांचों की संख्या है ना खांचों की संख्या बटे ध्रुव की संख्या। बताओ खांचों की संख्या बटे किसकी संख्या आएगी, ध्रुव की संख्या। अब याद रखना, पहले मैं बता देता हूँ पोल पिच किसे कहते हैं। याद रखो, दो ध्रुवों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं और एक कॉइल के 2 सिरों के बीच की दूरी को, कॉइल के सिरों के बीच की दूरी को कॉइल पिच और 2 ध्रुव के बीच की दूरी को ध्रुव पिच कहते हैं। समझ में आ गया। यह आपसे पूछेगा, याद रखना। देखो प्रति, इसको बट्टे को बोलते हैं प्रति ध्रुव खांचों की संख्या। देखो प्रति ध्रुव खांचों की संख्या क्या कहलाती है, ध्रुव पिच। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है। याद रखना क्वेश्चन पोल पिच का आया था, उसमें क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आया था कि 2 ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये नहीं आया। उसका ऑप्शन उन्होंने लैंग्वेज चेंज करी थी और क्या करी थी, देखो कि प्रति ध्रुव, अरे प्रति ध्रुव किसकी संख्या, खांचों की संख्या क्या कहलाती है। तो बोलो क्या कहलाएगी, पोल पिच। या 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं,
पोल पिच कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई खांचों में क्या दे रखे हैं, चालक दे रखे हैं। अरे खांचों में क्या दे रखे हैं, चालक, बोलो समझ में आ गया। और ध्रुव पिच का मान पूछ रहा है, तो देखो ये है नहीं, तो इसका मतलब होता है या चालक की संख्या, चालक की संख्या दे रखी है ना तुम्हें भाई, चालक की संख्या बटे, बोलो क्लियर है ना, चालक की संख्या बटे किसकी संख्या, ध्रुव की संख्या। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया ना कि चालक की संख्या बटे ध्रुव की संख्या। चालक किस में है, आर्मेचर के खांचों में है। अरे चालक किस में है, आर्मेचर के खांचों में है। कितने हैं भाई, 80 है ना, बोलो कितने हैं भाई, 80 है। 80 कितने ध्रुव हैं, 8 पोल हैं, तो बोलो कितना आएगा, 10 आएगी। बोलो कितनी आएगी, 10। तो बताओ पोल पिच का मान कितना आया मेरे दोस्तों, 10 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। वापस बोल रहा हूँ एक बार और बोलो, ध्रुव पिच बराबर होता है खांचों की संख्या बटे ध्रुव की संख्या होती है। सही है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी को ध्रुव पिच कहा जाता है, या प्रति ध्रुव खांचों की संख्या, प्रति ध्रुव खांचों की संख्या क्या कहलाती है, ध्रुव पिच कहलाती है। बताओ आज के सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए कि नहीं आए, क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज का पॉइंट ये न्यूमेरिकल है ना, आज ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ का अंत नहीं है, आए कि नहीं है, कहाँ है अंत बताओ, ये पढ़ाई है, स्टडी है, इसका कोई अंत नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना ज्ञान लोगे उतना कम है। लेकिन मैंने जो ITI वालों का जितना लेवल था ना, उससे भी अप करा दिया। एक एक क्वेश्चन तुम्हारी बुकों में नहीं है, फॉर्मूले तुम्हारी बुकों में जितने क्वेश्चन नहीं है ना, उससे 3 गुना क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। फिर भी देखो पोल पिच रही, कोयल पिच रही, हाँ जितने भी बीटा रहा, खांचों के मध्य कौन रहा, ये सारी चीजें मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी वाइंडिंग चैप्टर में मैंने अलग से सेट कर रखी है। वाइंडिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जब देखना आपको वाइंडिंग किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, ऐसा वाइंडिंग चैप्टर है। वो भी कम से कम 100, कम से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 40-50 पन्नों में वाइंडिंग है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चनों को लेके जाती है वाइंडिंग, जो लड़के कर ही नहीं पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, इस पॉइंट का फटाफट ले लो। हाँ जी, हाँ जी ले लिया ना। अब देखो, अब अपन आज नया पॉइंट चालू करेंगे। काफ़ी दिन से लड़के बोर भी हो रहे हैं। अब देखो भाई, चले, अब देखो आज नया पॉइंट चालू कर रहे हैं। प्लीज़ सीधे बैठ जाइए, देखो ऐसे मत बैठो, आप आराम से बैठो, रिलैक्स होके नया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छे से पढ़ना और देखना क्या क्या चीज़ बताता हूँ मैं इसके अंदर। अब देखो भाई ये चीज़ क्या होती है, सुनो भाई। अगला पॉइंट क्या होता है, देखो मुझे आज बहुत अफसोस भी हो रहा है कि आजकल पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, भेड़ चाल चल रही है, या क्या पता नहीं क्या हो रहा है। इधर के हमारे साइड के काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं, मुझे मैटर जानते हैं कि मैटर कैसा है इनके पास, कंटेंट होना ज़रूरी है। मैंने आपको कई बार बोल दिया कि आपको जागना होगा और दूसरे अपने जो साथी है ना उनको भी जगाना होगा, आए कि नहीं। मैं इसलिए तो आपके लिए तो ऑनलाइन आया हूँ, आगे कुछ दिखाने आया हूँ कि आप पढ़ क्या रहे हो। कल के टेस्ट पर केवल एक ही लड़का था जिसने बहुत शानदार कमेंट लिखा था, दिल खुश हो गया। उसका नाम है हरीश जी। हरीश बस्सी से हैं, बहुत बहुत अच्छा। आपने जो सोच थी आपकी वो आपने लिखी। भैया यूँ बोल रहे हैं कि भाई मैंने 4 बार कोचिंग कर ली, हाँ, लेकिन फिर भी मेरा आज वो कमी है जो मैं कभी बोल नहीं सकता। बताओ आए कि नहीं। ये बोल रहे हैं कि भाई 50 पन्ने की कॉपी भी पूरी नहीं भरी और उसमें मेरी कोचिंग कंप्लीट करा दी। बताओ कितना उसको दुख है। वो टेस्ट दे के क्या बोल रहा था, गुरुजी अब मुझे पता पड़ा है कि चैप्टर 1 ही कंप्लीट हुआ है, DC जनरेटर। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ ना हरीश जी आपसे। हाँ, DC जनरेटर के उसने कल के टेस्ट में क्वेश्चन किए थे, बाकी क्वेश्चन उस पर हो नहीं पाए। अरे आप पे भी नहीं होंगे वो, आप पे भी नहीं हुए। क्या नंबर आए हैं आपके, 20-22 नंबर से कुछ नहीं होता है। हाँ, आजकल परसेंटेज देखो कितनी जा रही है।
आजकल कंपटीशन की परसेंटेज देखो भाई, लाइनमैन की तैयारी कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, भर्ती आ जाए, भर्ती आ जाए। हाँ, वो भर्ती आके चली भी जाएगी और आप यहीं की यहीं रह जाओगे। लास्ट वैकेंसी आने वाली है, बहुत गजब का मौका है। अगर ये छूट गया ना आज से, जीवन में फिर डोलते रहना आप लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ज़्यादातर डिपार्टमेंट सब प्राइवेट हो चुके हैं। कहाँ नौकरी लगेगी, कहाँ काम करोगे? जब इसको ही अधूरा पढ़ रहे हो आप लोग। हाँ, जब देखो मैं खुद देख रहा हूँ, रियलाइज किया है, 1700 से ऊपर लड़कों ने टेस्ट दिया, 1000 से ऊपर लड़कों के, 1200 1300 लड़कों के 15 16 25 22 -2 3 4 ऐसे नंबर आए। जबकि 1 साल से यूट्यूब पे लगे हुए हैं। मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं 72 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। रिजल्ट क्या है तेरा भाई? रिजल्ट तो देख, क्या पढ़ रहा हूँ, को रटने में लग रहा है? एक लड़का कहता है कि मैंने बुक इतनी मोटी पढ़ ली, 3000 4000 क्वेश्चन पढ़ लिए। 4000 क्या पढ़े हैं आपने क्वेश्चन? वो पढ़े हैं पुरानी एग्जामों के, जो ओनली 30 से 40% ही तुम्हारे पेपर में आएंगे। वो उनका क्या चाटोगे क्या? बताओ। 80% का जो मैटर है वो तो पढ़ा नहीं आपने, बेस चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं। बताओ, बहुत शर्म की बात है। चैप्टर पढ़ा नहीं है और उन्हें रटने में लग रहे हैं। ऐसे होगा कि वो तो एग्जाम में पता पड़ेगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो रिजल्ट, मैं तो टेस्ट लेता हूँ लड़कों के। जब तुम्हारे लोगों का रिजल्ट पता पड़ता है क्या दुनिया में क्या चल रहा है। आए कि नहीं? हरीश जी ने सही बोला है कि मुझे आज ही पता पड़ रहा है कि मेरा जनरेटर ही कंप्लीट हुआ है। हाँ, जब जनरेटर कुछ के क्वेश्चन तो उसने कर दिए और क्वेश्चन उस पर नहीं हुए, ये होता है आपकी वीकनेस। आए कि नहीं आए? और बताओ, कोचिंग किसे कहा जाता है, स्टडी किसे कहा जाता है, टीचिंग किसे कहा जाता है, ये आप जानते हो। हाँ, आपने कभी जीवन में नहीं बोला कि सर आपने 5 पन्ने में करा दिए कि चैप्टर में, इसको करके तो देखो। आप तो करके देखते इसको, क्वेश्चनों को हल आप पे हो रहे हैं कि ये क्या करते हैं लड़के, कुछ हो जाते हैं बाकियों को रट लेते हैं। कब तक रटोगे? कितनी बुकें पढ़ोगे? जब तक बुक कंप्लीट होगी ना, बुक पढ़ोगे, जब तक 4 साल गुजर जाएगी तुम लोगों की, वैसे ही पीछे रह जाओगे मार्केट के अंदर। जब तुम्हें मैं पूरा मैटर एक जगह ही दे रहा हूँ, जब भी लोगों को तकलीफ आ रही है लेने में, उसको ग्रहण करने में तकलीफ आ रही है, जब भी तो सोच रहा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, खैर टेंशन सी हो ही जाती है, सोचने पे मजबूर होते हैं कि इतना कंटेंट। आप मेरे स्टूडेंट की कॉपी देखना एक बार, इतने मोटे मोटे 4 रिकॉर्ड भरवाए उनको मैंने। हाँ, उनसे पूछो तो सही क्या कर दिया उनके साथ। हाँ, 90% सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर, और मिलते हैं, लगते भी हैं लोग लड़के नौकरी। है कि नहीं है? तो देखो, आप तो मेरे को पहली बार देख रहे हो हरीश जी, आपने तो चैप्टर 1 ही देख रखा है। पावर सिस्टम कराया है 150 पन्ने के अंदर, कोई नहीं कराएगा पावर सिस्टम 150 में। हाँ, बताओ कितने बड़े बड़े चैप्टर है, और वही 4 महीने में कोचिंग करा देता हूँ कंप्लीट। ये होते हैं पढ़ने के तरीके। ये है, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अगले पॉइंट पर। क्या सोचें, क्या करें? आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से ज़रूर बोलें, ठीक है? और जो नए स्टूडेंट आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनसे आप ज़रूर बोला करो, एक बार क्लास लेकर तो देखो भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। हम भी कुछ हैं, आए कि नहीं, मेहनत कर रहे हैं स्टेज पर। अब देखो तो सही एक बार तो देखिएगा। देखो आज का आपका अगला पॉइंट क्या है, सुनना। आज का पॉइंट है, देखो भाई, मशीन में, अच्छे से देखना अब आप लोग, मशीन में लॉस। मशीन में लॉस इसे बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि। अब देखो, अच्छे से देखना। देखो, जितनी भी मशीनें होती हैं, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर हैं, मोटरें होती हैं, जितने भी जनरेटर हैं, ये सारी मशीनों के अंदर हानि होती है। और हानि 3 प्रकार की होती है। क्या हानि होती है, क्या नहीं होती? अब ध्यान रखना, हानि एक ऐसा पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, जीवन में कोई से चैप्टर की हानि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वादा करता हूं तुमसे, यहां पर खड़ा होके आंसर दोगे चुटकियों में। क्वेश्चन सामने होगा, आंसर तुम्हारा होगा, वादा कर रहा हूं आपसे। बस हानि देखना। अब तुम अगला पॉइंट, तुम कहोगे कि वास्तव में मान गए तुमको, कमेंट जरूर किया करो प्लीज। चैनल को लाइक तो किया करो आप, है कि नहीं? लाइक करना भी जरूरी है, और इस वीडियो को शेयर भी किया करो अधिक से अधिक ग्रुपों में। मैं देखता हूं, मैं भी ग्रुपों में जुड़ा हूं, लड़कों बहुत सारे ग्रुपों में हूं मैं भी, लेकिन आप लोगों की वीडियो नहीं आती है। तुम वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो, है कि नहीं? वो तो मुझे ही करनी पड़ती है कि नहीं? तो पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, तो देखिएगा, कोई बात नहीं। देखो भाई, मशीन में हानि, मशीन में क्या है? हानि। एक ही मतलब हानि पढ़ाऊंगा
बताऊंगा मैं। और ये हानि किसी भी मशीन में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी हानि एक जगह हो जाएगी। आज आए कि नहीं आए? हानि का पॉइंट देखना, अरे तुम देखना एक बार किस लेवल से चलती है तो देखिएगा हानि क्या चीज़ होती है। देखो भाई हानि क्या होती है। अब देखो ट्रांसफार्मर हुआ, जनरेटर हुआ, मोटर, सभी मशीनों की हानि एक जगह होगी। आपने क्या पढ़ा और मैं क्या पढ़ाऊंगा देखना अच्छे से। तो देखो भाई हानि क्या होती है। देखो ये मशीन है ना, ये मशीन है, क्या है ये मशीन है। अब देखो ये इनपुट रहा, मानो ये इनपुट है 200 का, बोलो कितने का है? 200 का है ना भाई विजय जी। अब ये 200 का है, ये मशीन घूमेगी, इसमें हानि भी होगी, ताम्र हानि भी होगी, लो हानि भी होगी, घर्षण हानि भी होगी। बची कुची यहाँ पर आ गई। अब देखो ये आ गई यहाँ पर, सही है ना। देखो इनपुट दिया, आउटपुट कितनी आई? 180 आई। लॉस कितने का हुआ? 20 का हुआ। लॉस कितने का हुआ? 20 का हुआ। तो हानि किसे कहा जाता है? इनपुट और आउटपुट के मध्य जो अंतर होता है, इनपुट और आउटपुट के मध्य में जो अंतर होता है उसे हानि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि कोई भी मशीन जो आउटपुट में, मतलब जिसके कारण मशीन के आउटपुट में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मशीन के आउटपुट में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता, हानि है, मतलब उसकी दक्षता घट गई, आयु घट गई, वोल्टेज घट गई, वो एक प्रकार से क्या है दोस्तों? हानि है। क्या है मेरे दोस्तों? हानि है। बोलो समझ में आ गया ना। अब देखो हानि क्या चीज़ होती है तो देखिएगा। देखो भाई हानि क्या चीज़ होती है। देखो अब मैं बोलूँ किसी मशीन में इनपुट, देखो किसी मशीन में, सही है ना, किसी मशीन में इनपुट तथा आउटपुट, इनपुट तथा आउटपुट के अंतर को हानि कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ समझ में आया? तो देखो किसी मशीन में इनपुट आपने 200 दी थी, आउटपुट कितना आया? 180 आया था। हानि कितने की हुई? 20 की हुई थी। बोलो क्लियर हो गया? तो देखो हानि किसे कहते हैं? किसी मशीन में इनपुट तथा आउटपुट के अंतर को क्या कहा जाता है? हानि कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना। अब देखो जितने भी घूमने वाले पार्ट्स हैं, जैसे मोटर है, जनरेटर है, हाँ, केवल ट्रांसफार्मर को छोड़कर, सही बात है कि नहीं? ट्रांसफार्मर को छोड़कर, क्लियर है ना? ट्रांसफार्मर घूमता नहीं है, सही बात है कि नहीं? इसका मतलब इस जनरेटर के अंदर भी 3 प्रकार की हानि होती है। एक तो ताम्र हानि, एक लो हानि और एक वायु घर्षण हानि। घर्षण हानि, ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि नहीं होती है। क्यों भाई? क्योंकि एक स्थिर मशीन होती है, इसका कोई पार्ट्स घूमता नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, बताओ ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि कितने % होती है? 0%, कोई पार्ट्स घूमता नहीं है, सही बात है। बताओ ट्रांसफार्मर में एक हानि नहीं होती, घर्षण हानि। इसके कारण इस मशीन की दक्षता सभी मशीनों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। दम समझ में आए ना कि इसमें कौन सी हानि नहीं होती है? घर्षण हानि नहीं होती है। इसके कारण जितने भी घूमने वाली मशीन है उन सभी की अपेक्षा इसकी दक्षता सबसे अधिक होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? सबसे अधिक दक्षता किसकी होती है? ट्रांसफार्मर की होती है दोस्तों। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों होती है? क्योंकि इसमें घर्षण हानि नहीं होती है। बोलो क्लियर हो गया? तुमसे पूछे क्यों दक्षता अधिक होती है? क्योंकि इसमें घर्षण हानि नहीं होती है, कोई पार्ट्स घूमता नहीं है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो जितने भी घूमने वाले पार्ट्स हैं उसमें कितने प्रकार की हानि होती है? 3 प्रकार की। तो देखो मशीन में हानि, इनपुट और आउटपुट के अंतर को क्या कहा जाता है? हानि कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया ना? तो देखो यह है, अब देखो यह घूमने वाली मशीन, यह घूमने वाली मशीन, यह घूमने वाली मशीन, जैसे डीसी जनरेटर है। अरे क्या बात है यार,
डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, सभी मोटर, सभी मोटर। सही बात है कि नहीं? देखो इसमें देख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं मोटर, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में घर्षण हानि, स्थिर गति की मोटर है उसमें भी बहुत कम होती है, 1-2% ही होती है उसमें भी। तो देखो जैसे डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर मोटर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर सब है ना, इनमें, इन मशीनों में, इन मशीनों में हानि, अरे सही है ना, इन मशीनों में हानि 3 प्रकार की होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। देखो घूमने वाली मशीन, कौन सी? घूमने वाली मशीन। अरे पढ़ाने का तरीका ही अलग है, समझ में आए ना? वो बुकों की वो नहीं करता मैं, बुक का वो नहीं करता, कॉपी नहीं करता हूँ। पढ़ाने के तरीके ही अलग है, लिखाने के तरीके अलग है, समझाने के तरीके अलग है। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? पेपर में मिलेगा। पेपर में देखना कि किस बात से तुम्हारी खोपड़ी में सेट करता हूँ। देखो भाई, घूमने वाली मशीन कौन सी भाई? जनरेटर। कौन सी भाई? अल्टरनेटर। कौन सी भाई? मोटर। इन सभी में कितने प्रकार की हानि होती है? 3 प्रकार की होती है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, पहली जो हानि होगी वो होगी कॉपर लॉस। अच्छे से देखना, हाँ भाई, कॉपर लॉस। अरे रे रे, कौन सी हानि? कॉपर लॉस। इसे बोला जाता है ताम्र हानि। 1 मिनट भाई, इसे क्या बोलोगे आप लोग? ताम्र हानि। अब देखो आराम से देखना कि भाई ताम्र हानि क्या चीज़ होती है। रटना नहीं है, बुक रटनी नहीं है, केवल समझना है। देखो ताम्र हानि क्या चीज़ होती है? मशीन के जो भी पार्ट्स तांबे के बने होते हैं, जैसे वाइंडिंग, क्या? वाइंडिंग बनी होती है ना। बोलो किसकी बनी होती है वाइंडिंग? तांबे की बनी होती है। सही बात है कि नहीं? जब वाइंडिंग में अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है, जब वाइंडिंग में अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है तो वाइंडिंग गर्म हो जाती है, वाइंडिंग में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उस तांबे के जो गुण नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उस तांबे के जो गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे बोला जाता है ताम्र हानि। बोलो कौन सी हानि बोलोगे? ताम्र हानि। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझ लो, कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार की हानि मशीन की वाइंडिंग में होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ ताम्र हानि मशीन के कौन से भाग में होती है? बोलो किस में पार्ट्स में होगी? बताओ किस पार्ट्स में होगी? वाइंडिंग में होगी। बताओ ऊष्मा के रूप में कौन सी हानि नष्ट होती है? ताम्र हानि नष्ट होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और, यह हानि मशीन की वाइंडिंग में होती है। बोलो समझ में आ गया? जब वाइंडिंग में लोड बढ़ने के कारण, जैसे जैसे मशीन पर लोड बढ़ेगा तो वाइंडिंग करंट खींचेगी, करंट अधिक जाएगा वाइंडिंग में, लोड बढ़ेगा तो बताओ मोटर गर्म कैसे हो जाती है? क्या कारण है? वो लोड बढ़ता है तो मशीन की वाइंडिंग में अधिक करंट प्रवाहित होती है। जब करंट अधिक प्रवाहित होगी तो वो तांबा है ना, वो गर्म हो जाता है, उसमें ऊष्मा आने लग जाती है, जिसके कारण उस तांबे के गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे ताम्र हानि कहा जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइएगा, रिलैक्स होके पढ़ो आराम से। अरे हानि ऐसी पढ़ाऊंगा जीवन में कहीं पढ़ी नहीं होगी, वादा कर रहा हूँ आपसे, तो खड़ा होके वादा कर रहा हूँ। आपको हर चीज़ लेटेस्ट दूंगा, हर क्वेश्चन देखना, आप तो पेपर को हल करना, बस आपसे इतना बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखो हानि तो बताओ ताम्र हानि किस में होती है? मशीन की बाइंडिंग में। आपसे पूछे बताओ ताम्र हानि किसे कहते हैं? कोई भी बंदा पूछ ले बता ताम्र हानि किसे कहते हैं, तो कह देना कि जब मशीन पर लोड बढ़ता है ना तो उस बाइंडिंग में अधिक करंट प्रवाहित होती है, जिसके कारण उस बाइंडिंग के है ना, बाइंडिंग गर्म होगी तो उस बाइंडिंग के गुण नष्ट हो जाते हैं। उसे कौन सी हानि बोलोगे? ताम्र हानि कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी हानि बोलोगे? ताम्र हानि कहते हैं। तो देखिएगा, यह हानि
आराम से। यह हानि मशीन की वाइंडिंग में होती है। बताओ मशीन की किस में होगी? वाइंडिंग में होती है, मशीन की वाइंडिंग। यह हानि मशीन की वाइंडिंग में होती है। सही है ना? मशीन की वाइंडिंग में होती है। बोलो क्लियर है? किस में होती है? मशीन की वाइंडिंग में होती है। समझ में आ गया? जब मशीन पर लोड का मान बढ़ता है, लोड का मान बढ़ता है। बोलो क्लियर है ना? जब मशीन पर किसका मान बढ़ेगा? लोड का मान बढ़ता है तो वाइंडिंग में सही है ना? अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण, वाइंडिंग में अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण, अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में जो गुण बाइंडिंग के नष्ट होते हैं, ऊष्मा के रूप में जो गुण बाइंडिंग के नष्ट होते हैं, बाइंडिंग के नष्ट होते हैं। सही है ना? बाइंडिंग के क्या हो रहे हैं? नष्ट होते हैं। उसे, सही है ना? उसे ताम्र हानि कहते हैं। बोलो उसे क्या बोलोगे? ताम्र हानि। तो बताओ मशीन में जो घूमने वाली मशीन है इनमें कितने प्रकार की हानि होगी? 3 प्रकार की। सही है ना? पहली कौन सी है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को क्या बोलोगे? ताम्र हानि। क्या बोलोगे? ताम्र हानि। बताओ यह मशीन की किस में होती है? वाइंडिंग में। भाई बाइंडिंग में क्यों हुई? जब मशीन पर लोड का मान बढ़ता है। तो देखो जब मशीन पर लोड का मान बढ़ता है तो बाइंडिंग में अधिक मान की धारा प्रवाहित होने के कारण। तो बताओ जब मशीन पर लोड बढ़ेगा तो मशीन की वाइंडिंग में अधिक करंट प्रवाहित होगी। जब मशीन की वाइंडिंग में अधिक करंट प्रवाहित होगी तो ऊष्मा के रूप में जो उसके गुण नष्ट हो जाते हैं उसे ताम्र हानि कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? अरे समझ में आ गया ना? बोलो कौन सी हानि बोलोगे? ताम्र हानि। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ाएंगे इस ताम्र हानि के फॉर्मूले वगैरह। फटाफट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो अब क्या होता है। हाँ जी चलें। अब देखो ताम्र हानि हो गई ना। अब देखिएगा कॉपर लॉस। ताम्र हानि यह मशीन की वाइंडिंग में होती है। जब वाइंडिंग में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। इसके क्या हो जाते हैं? गुण नष्ट। उसे ताम्र हानि कहा जाता है। कौन सी हानि? ताम्र हानि। हाँ भाई पंकज जी लाल सोट से। हाँ जी क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछे बताओ रास्ते में किसी लड़के ने पूछा आपसे बताओ ताम्र हानि किसे कहते हैं, उसको तुरंत जवाब देना है। क्या दोगे? यह बाइंडिंग में होती है। कैसे दोगे? जब मशीन पर लोड बढ़ता है तो बाइंडिंग गर्म हो जाती है अधिक करंट के कारण, जिसके कारण जो उसके गुण नष्ट होते हैं, तांबे के जो गुण नष्ट हो जाते हैं उसे ताम्र हानि कहा जाता है। अब देखो भाई नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिएगा नोट नंबर फर्स्ट यानी कि कॉपर लॉस। कॉपर लॉस सही है ना? ताम्र हानि सही है ना? अब ताम्र हानि का फॉर्मूला होता है I²R। यस बोलो ताम्र हानि। ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या होता है? I²R होता है। बोलो क्लियर है ना? क्या होता है? I²R होता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो R यानी होती है करंट और R यानी होता है I यानी होती है करंट और R यानी होता है प्रतिरोध। तो देखो I यानी धारा, आराम से देखो
धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर में बोलो धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। अगला होता है आर यानी होता है प्रतिरोध। बोलो आर यानी क्या होता है? प्रतिरोध होता है। अब क्या होता है याद रखना, मैं बताता हूं आपसे। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में भी आ चुका है कि किसी मशीन में उत्पन्न ताम्र हानि क्या होती है? धारा के समानुपाती। देखो बराबर का चिन्ह होता है ना, इसको समानुपाती कहते हैं। समानुपाती यानी कि अनुक्रम अनुपाती। तो यूँ बोला था धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के विलोमानुपाती। तो क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती। बोलो क्लियर है? धारा के वर्ग के समानुपाती। बोलो समझ में आ रहा है ना? और ये क्या है? प्रतिरोध। ताम्र हानि किस में मापी जाती है? वाट में मापोगे ना। अब देखो ये प्रतिरोध है, दोनों का क्या हो रहा है? गुणा। अरे दोनों का क्या हो रहा है? गुणा। तो देखिएगा मैं यहाँ नोट लगा देता हूँ। नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि मशीन में ताम्र हानि, अरे देखना आप लोग, मशीन में ताम्र हानि धारा का वर्ग तथा, देखो धारा का क्या है? वर्ग तथा प्रतिरोध। देखो मशीन में ताम्र हानि धारा का वर्ग है तथा क्या है? प्रतिरोध तथा क्या है? प्रतिरोध तथा प्रतिरोध। दोनों का क्या हो रहा है? गुणा। अरे दोनों का क्या हो रहा है? गुणा ही तो है। प्रतिरोध दोनों के गुणनफल, सही है ना? दोनों के गुणनफल, बोलो सही है ना? दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। बोलो सही है ना? दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ मशीन में जो ताम्र हानि होती है Cl बराबर I²R। आपसे पूछे बताओ कॉपर लॉस का फॉर्मूला I²R। बोलो क्या होता है? I²R। यानी कि मशीन में ताम्र हानि धारा का वर्ग और प्रतिरोध दोनों के गुणनफल, अरे दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। बोलो क्लियर? अब क्या होता है? जैसे ही मशीन पर लोड बढ़ता है तो उस वजन के कारण, उस लोड के कारण मशीन करंट अधिक खींचती है, और जैसे ही मशीन करंट ज़्यादा लेगी बाइंडिंग में करंट ज़्यादा जाएगा, और करंट ज़्यादा जाएगी ना तो बाइंडिंग ज़्यादा गर्म होगी, उसके गुण ज़्यादा नष्ट होंगे। तो इसका मतलब ताम्र हानि बढ़ेगी। अगर लोड कम होगा तो मशीन कम करंट लेगी, तांबा कम गर्म होगा, गुण कम नष्ट होंगे। इसका मतलब होता है अगर लोड करंट बढ़ेगी तो ताम्र हानि भी बढ़ेगी। लोड धारा जितनी बढ़ेगी, जितनी करंट ज्यादा जाएगी, उतनी बाइंडिंग ज्यादा गर्म होगी। बोलो समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब होता है कि लोड बढ़ेगा, अरे भाई लोड बढ़ेगा तो ताम्र हानि बढ़ेगी, लोड घटेगा तो ताम्र हानि घटेगी। बोलो समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह लोड के अनुसार परिवर्तित होती है, इसलिए इसको परिवर्तनशील हानि। कौन सी? परिवर्तनशील हानि। यह स्थिर नहीं होती है, इसलिए इसको अस्थिर हानि। कौन सी? अस्थिर हानि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में पूछ लिया गया था कि बताओ, एनसीएल के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये वाली नहीं दूसरी जो इससे पहले लगी थी एग्जाम में, कि बताओ कौन सी हानि लोड के अनुसार परिवर्तित होती है, लोड के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। तो बताओ कौन सी हानि होगी? ताम्र हानि। कैसे? आप बता देना कैसे होगी, उससे पूछे तो कह देना कि मशीन में जब लोड बढ़ता है ना तो बाइंडिंग में अधिक करंट आती है, मोटर जो मशीन होती है वो करंट ज़्यादा खींचती है, बाइंडिंग में ज़्यादा करंट आएगी ना, जितनी बाइंडिंग में करंट आएगी उसके गुण ज़्यादा नष्ट होंगे। बोलो समझ में आए कि नहीं? इसलिए ताम्र हानि का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगला नोट क्या कहते हैं, इधर से देखना भाई, अगला नोट क्या कहता है कि यह हानि लोड के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।
होती रहती है। हाँ, यह हानि लोड के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, इसलिए सही है ना, इसलिए इस प्रकार की हानि को, इसलिए इस प्रकार की हानि को, अरे सही है ना, इसलिए इस प्रकार की हानि को वेरिएबल लॉस, देखो भाई वेरिएबल लॉस यानी कि परिवर्तनशील हानि, परिवर्तनशील हानि, सही बात है कि नहीं। देखो यह हानि लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इस प्रकार की हानि को वेरिएबल लॉस यानी कि परिवर्तनशील हानि। अब बताओ ये परिवर्तित हो रही है तो परिवर्तित को क्या बोलोगे, अस्थिर। अगर परिवर्तित नहीं होती उसे स्थिर बोला जाता है, इसलिए इस प्रकार की हानि को परिवर्तनशील हानि या अस्थिर हानि, सबसे मोस्ट ध्यान रखना, अस्थिर हानि या सही है ना, या चर हानि। कौन सी हानि, चर हानि। अब सबसे मोस्ट मेन पॉइंट इसका ध्यान रखना, ये क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध बढ़ रहा है तो कॉपर लॉस भी बढ़ रही है, इसलिए ध्यान रखना इस हानि को प्रतिरोध हानि। सबसे मोस्ट है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध। हाँ, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है ना, इसलिए इसको ओहेमिक हानि, ओहेमिक, कौन सी, ओहेमिक हानि कहा जाता है, कहा जाता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया ना। देखो यह हानि लोड के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसको परिवर्तनशील हानि, अस्थिर हानि, चर हानि, मेन क्या है, प्रतिरोध हानि या ओहेमिक हानि कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्तों। यह डेफिनेशंस क्या है, लोग ताम्र हानि जो जानते हैं इसको बहुत कम लड़के जानते हैं। प्रतिरोध हानि और ओहेमिक हानि से कहा जाता है। अब देखो, अब परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। परीक्षण में आपको इसके टेस्ट है ना जो आजकल आ रहे हैं, स्विनबर्न परीक्षण है ना, हॉपकिंसन परीक्षण आ रहे हैं ना इस टाइम, है ना, और डायरेक्ट परीक्षण आ रहे हैं इस टाइम, है ना, और क्या बोलते हैं, काफ़ी परीक्षण है, सुंदलोड परीक्षण है, स्विनबर्न परीक्षण है, हॉपकिंसन परीक्षण है बैक टू बैक परीक्षण है। ये सारे के सारे परीक्षण, ये जो टेस्ट होते हैं, इनका मैंने अलग से यूनिट बना रखा है। आप यूनिट को देखना, अरे सेम टू सेम क्वेश्चन है, आए कि नहीं, उसको मैंने मेरी बुक में भी डाल दिया है, टेंशन मत करो, सब कुछ मैटर तैयार है आपके लिए। अब क्या होता है कि भाई ध्यान रखना, परीक्षण अभी है, परीक्षण 2 है, तो देखो परीक्षण 2 है तो देखो एक तो होता है नो लोड टेस्ट, बता रहा हूँ, देखो अभी मैं जो काम आ रहा अपने पहले, एक तो नो लोड टेस्ट और एक होता है फुल लोड टेस्ट। कौन सा, फुल लोड टेस्ट। जब लोड डाल दोगे तो इसे फुल लोड टेस्ट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सही है ना। कौन सा टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखो, अब क्या होता है कि भाई जब तुमने लोड डाल दिया ना, क्या डाल दिया, लोड। अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे ना तो तुम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हो, डायग्राम से समझाऊंगा ना। तो देखो डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ये, हाँ जी, ये, हाँ ये जनरेटर है ना, सही है ना। अब देखो अब इस टाइम तो इस पर लोड नहीं है, तो ये हो गया नो लोड टेस्ट। और जब इस पे लोड लगा देते हैं ऐसे, ये लोड लगा दिया तो ये क्या हो गया, फुल लोड हो गया ना। अब जैसे इस पे लोड लगाए तो देखो ये तार और ये तार दोनों आपस में भिड़ गए ना, दोनों आपस में भिड़ गई ना, तो इस फुल लोड टेस्ट को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी लोड लगाने पर ये शॉर्ट सर्किट हो गए ना, समझ में आए ना। इसका मतलब होता है फुल लोड टेस्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहा जाता है। अब बताओ कि बताना, आपसे पूछेगा कि बताओ भाई फुल लोड टेस्ट पर कौन सी हानि ज्ञात होती है, कौन सी हानियों को हम ज्ञात कर सकते हैं, कितनी हानि हुई फुल लोड टेस्ट पर। इसका मतलब भाई लोड बढ़ चुका है, फुल लोड बढ़ गया। तो पंकज एक बात बताना, मैंने आपको अभी समझाया था ना
मैंने गणेश जी को भी अभी समझाया था ना भाई आपको। हाँ जी हरीश जी, देखो पढ़ाने का तरीका देखो आप लोग कितना शानदार है भाई। अगर लोड बढ़ गया तो लोड बढ़ेगा तो ताम्रहानि बढ़ेगी, अभी बताए ना क्यों? क्योंकि लोड बढ़ने पर मशीन अधिक करंट लेती है। बोलो सही बात है कि नहीं भाई? लोड बढ़ने पर मशीन अधिक करंट लेती है। बोलो क्लियर? बताओ कौन सी हानि होगी? ताम्रहानि होगी। अरे यार शॉर्ट सर्किट, क्या बात है। अरे यार अगर शॉर्ट सर्किट हो चुका है मशीन के अंदर तो भयंकर करंट प्रवाहित होगी। किसमें? वाइंडिंग में। वाइंडिंग गर्म होगी, उसके गुण नष्ट होंगे। तो बताओ कौन सी हानि होगी? ताम्रहानि। भूलोगे तो नहीं ना? तो बताओ शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फुल लोड टेस्ट के द्वारा कौन सी हानि ज्ञात होती है? ताम्रहानि। कौन सी हानि? ताम्रहानि। लेकिन अब लड़के कहाँ फंस जाते हैं? वहां पर एक जयन राजस्थान जयन पीएचडी डिपार्टमेंट जलदाय विभाग का पेपर लगा था 2012 के पेपर में। उसमें क्या है, ताम्रहानि लिखी नहीं आई थी, उसके अंदर आई थी ओहेमिक हानि। लड़के कंफ्यूज हो गए। जिन लड़कों को थोड़ा नॉलेज कम है वो ऊपर से पढ़ने में लग रहे हैं क्वेश्चनों को। भाई मैं अब भी कह रहा हूं पार नहीं पड़ेगी, आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी आप राजस्थान बिजली विभाग, यूपी बिजली बोर्ड, दिल्ली मेट्रो कोई सा पेपर देकर देख लेना। जो आप शॉर्ट तरीका अपना रहे हो उससे पार नहीं पड़ने वाली। आप देखना राजस्थान लाइनमैन में जो राजस्थान के लड़के उनसे स्पेशली बोल रहा हूँ, वापस मौका नहीं आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है मेरे दोस्तों। अगर जिसकी टेक्निकल मजबूत है वो लग जाएगा, जो रह गए जो लग गए। अब लगेगा कौन? देखो जो 5 पन्ने की कोचिंग की है ना उसने, उसमें लगेगा कौन? क्योंकि जो लड़के एक्स्ट्रा बुकों को पढ़ रहे हैं, 8-10 बुकों को पढ़ेंगे, जाने कहाँ से मैटर सेट करेंगे, वो लड़के लगते हैं फिर उनमें, उन 5 पन्नों से। अदर पढ़ते हैं वो, जब जाके मेहनत लगती है उनकी खुद की मेहनत से लगते हैं। आए कि नहीं आए? यहाँ आपको मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी आपको तो घर पर बस आधे घंटे पढ़ना है। जो मेहनत कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आएंगे, वो मेहनत मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद आपको करा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? तो बताइएगा। अब बताओ फुल लोड शॉर्ट सर्किट पर कौन सी हानि? ताम्रहानि। ताम्रहानि का नाम क्या होता है? बोलो। परिवर्तनशील हानि, अस्थिर हानि, चर हानि, प्रतिरोध हानि और ओहेमिक हानि। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? अब देखो बस, अब देखिएगा, अब देखो भाई नोट नंबर आगे लगा लेंगे इसको। इस प्रकार की हानि, हाँ इस प्रकार की हानि, पढ़ाने का तरीका ही अलग है, नोट्स देखना आप। इस प्रकार की हानि एक जगह कराई है हानि पूरी एक जगह, उनके क्वेश्चन भी एक जगह, चाहे कोई सी मशीन हो। इस प्रकार की हानि शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ना, सही है ना? इस प्रकार की हानि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोष्टक में लिखोगे आप लोग फुल लोड, है ना? फुल लोड टेस्ट के द्वारा, फुल लोड टेस्ट के द्वारा ज्ञात होती है। बोलो क्लियर हो गया नहीं? कौन से टेस्ट के द्वारा? फुल लोड टेस्ट के द्वारा ज्ञात होती है। बताओ आज आपका ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? बोलो कॉपर लॉस I²R, I यानी धारा, R यानी प्रतिरोध। किसी चालक तार या किसी मशीन के अंदर जो ताम्रहानि होती है वो धारा का वर्ग, बोलो धारा का वर्ग और प्रतिरोध दोनों का गुणनफल के समानुपाती होती है, लोड के अनुसार परिवर्तित होती है। इसलिए इसे कौन सी हानि? परिवर्तनशील हानि या अस्थिर हानि, स्थिर नहीं है, परिवर्तित हो रही है, या चर हानि या प्रतिरोध या ओहेमिक हानि भी कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी किससे होगी हानि? याद, शॉर्ट सर्किट परीक्षण कब हुआ? शॉर्ट सर्किट फुल लोड डालने पर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरी गणित समझ में आ रही है ना आज की? बोलो ताम्रहानि किस में होती है? मशीन की वाइंडिंग में। कौन सी हानि लोड के अनुसार परिवर्तित होती है? ताम्रहानि। कौन से परीक्षण से याद होती है? शॉर्ट सर्किट परीक्षण से याद होती है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? चलें आगे चलूँ ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ जी चलें, क्लियर हो गया? अब देखो क्या होता है, पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो हाँ जी चलो, अब देखो मज़ा आ रहा है ना हानि पढ़ने में?
तो देखो बताओ पहली कौन सी हानि हुई, ताम्र हानि। मशीन के कौन से भाग में, वाइंडिंग में। लोड के अनुसार कौन सी हानि परिवर्तित होती है, ताम्र हानि। बोलो क्लियर है क्या, बोलो समझ में आ गया ना। कौन सी हानि परिवर्तित होती है, ताम्र हानि। सही है ना। कौन से परीक्षण से, शॉर्ट सर्किट परीक्षण से। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है ना। चले अब देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते चलना। पहला बना रहा हूं मैं क्वेश्चन, देखो पहला है दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में पहला क्वेश्चन, ताम्र हानि किसके, ताम्र हानि, सही है ना। ताम्र हानि किसके, सॉरी ताम्र हानि क्या होती है, ऐसे ये क्वेश्चन आया था। ताम्र हानि क्या होती है, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के समानुपाती। आराम से आंसर देना है सब लोगों को, क्वेश्चन लगेंगे बस। धारा के समानुपाती, बोलो सही है क्या। देखो समानुपाती तो है, बराबर का चिन्ह लग गया, लेकिन धारा के समानुपाती है क्या, बोलो सही है क्या। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखो, धारा के वर्ग के समानुपाती। सी देखो, धारा के वर्ग के विलोमानुपाती। क्वेश्चन कैसे बन के आ जाता है, धारा के वर्ग के विलोमानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के, है ना। और डी, धारा पर निर्भर नहीं करती। बताओ ताम्र हानि क्या होती है। तो बताओ ताम्र हानि ये है ना, कॉपर लॉस, ये क्या होती है। देखो धारा, ये समानुपाती के चिन्ह होता है बराबर का, धारा का क्या लग रहा है, वर्ग लग रहा है ना। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, धारा के वर्ग के समानुपाती। बोलो क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया ना। देखो एक एक हानि कराता जाऊंगा, क्वेश्चन भी वहीं कराता जाऊंगा। बोलो किसके समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती। या इसका दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है, या प्रतिरोध के विलोमानुपाती। बोलो सही है ना। किसके विलोमानुपाती, प्रतिरोध के विलोमानुपाती। बी आएगा प्रतिरोध के समानुपाती। प्रतिरोध के समानुपाती हैं। हाँ अंशु सोनी जी हंसने में लग रहे हैं, क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं, है भाई। अब देखिएगा, प्रतिरोध के वर्ग के विलोमानुपाती, प्रतिरोध के वर्ग के समानुपाती कर लेते हैं। प्रतिरोध के वर्ग के, प्रतिरोध के वर्ग के समानुपाती। बोलो क्लियर है ना। प्रतिरोध के वर्ग के क्या आएगा, समानुपाती। और डी चलो कोई छोड़ दो यहाँ पर, नो, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन ये बन गए, दो क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो देखिएगा बताओ ताम्र हानि क्या होती है। ताम्र हानि होती है धारा के वर्ग के समानुपाती। देखो धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, केवल प्रतिरोध के, वर्ग नहीं लग रहा है ना। आंसर क्या आएगा, प्रतिरोध के समानुपाती। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताओ आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, बोलो क्लियर हुए कि नहीं हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अब क्या होता है, अब यहाँ देखिएगा अगला जो क्वेश्चन उठ रहा है ना, अब देखो अच्छे से देखना। हाँ जी, अब देखो आलोक शर्मा जी लाल सूट से हैं, बहुत क्लास ले रहे हैं, रेगुलर हैं ये, आए अच्छे से पढ़ना है आलोक जी। अब देखिएगा, देखो भाई अगला क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में, लोड के अनुसार, लोड के अनुसार कौन सी हानि परिवर्तित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सी हानि परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, सही है ना। बताओ लोड के अनुसार कौन सी हानि परिवर्तित हुई, ताम्र हानि, ग्रेसन हानि, लो हानि। बताओ कौन सी हानि, ताम्र हानि। आंसर क्या होगा आपका, ताम्र हानि।
बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। अब देखो मेनली क्या होता है क्वेश्चन में, ये देखो भाई कौन से लोड पर, कौन से लोड पर ताम्र हानि ये मेन क्वेश्चन है ना, कौन से लोड पर ताम्र हानि सबसे कम होती है, ये क्वेश्चन है, सबसे कम होती है। ये देखो भाई, अब देखो भाई कौन से लोड पर ताम्र हानि सबसे कम होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। ये लोगो पायलट के पेपर में आया था कि कौन से लोड पर ताम्र हानि सबसे कम होती है। उसमें लिख रहा था सबसे निम्न, लिखो इसको, निम्न होती है ऐसे लिखा था। वहाँ डेफिनेशन ऐसी आती है, निम्न होती है। बोलो सही है ना, निम्न होती है कौन से लोड पर हुई। ऑप्शन नंबर ए देखो बताना, फुल लोड, फुल लोड पर, बी शून्य लोड, शून्य लोड पर, सी निम्न लोड। ये क्वेश्चन लोको पायलट 18 के पेपर में आ चुका है, लोको पायलट 18 के पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन 18 के मेट्रो बस में लोको पायलट के पेपर में निम्न लोड है ना, और सी आया था आधा लोड, डी आधा लोड, ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, आधा लोड, इधर देखो भाई, ये अब क्या होता है इसके अंदर देखो भाई, आप लोग इस क्वेश्चन पर काफी स्टूडेंट गलत करके आ गए थे। हाँ, काफी स्टूडेंट गलत करके आए थे कि बताओ कौन से लोड पर ताम्र हानि सबसे निम्न होती है। काफी स्टूडेंट इसको निम्न लोड करके आ गए, सोच रहे थे कि भाई निम्न होगी तो निम्न लोड होगा तो सबसे निम्न होगी, इसको करके आ गए थे सबसे निम्न। आपसे पूछ रहा इन लोडों में से सबसे कम ताम्र हानि कौन से लोड पर होगी। आंसर आएगा मेरे दोस्त शून्य लोड आएगा। कौन सा लोड आएगा, शून्य लोड। कैसे आए सुनो, अगर मशीन पर लोड का मान शून्य है तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन काम नहीं कर रही हो, मशीन काम कर रही है, लोड का मान शून्य है। बोलो समझ में आया कि नहीं है भाई। मोटर चल रही है, पानी मत नीचो, नल नहीं आ रहे हैं, आपने लगा रखी, मोटर चल रही है, इसका मतलब लोड का मान तो शून्य है। एक बात, अगर आटा चक्की देखो भाई, आप तुम अनाज मत डालो उसमें, अनाज मत डालो आप उसके अंदर, और मशीन को चला दो तो उसमें लोड तो है नहीं, अनाज तो शून्य है, परंतु भाई वो आप सप्लाई से संयोजित कर रहे हो तो बाइंडिंग में तो करंट आ रही है ना भाई, मशीन तो घूम रही है ना। जब बाइंडिंग में करंट आएगी तो बाइंडिंग तो गर्म होनी है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोड का मान शून्य हो तो ताम्र हानि भी शून्य हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? कुछ तो हानि होगी, चाहे 2% हो, लेकिन हानि तो होगी। क्यों? क्योंकि मशीन चल रही है, मशीन करंट ले रही है, और करंट ले रही है तो बाइंडिंग में भी करंट जा रहा है। अरे बाइंडिंग में भी करंट क्या हो रहा है? जा रहा है। बाइंडिंग गर्म हो रही है तो ताम्र हानि तो होनी है ना। बोलो ताम्र हानि तो होनी है। 90.9% स्टूडेंट लोको पायलट के पेपर में इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। वो करके आ गए थे भाई निम्न लोड पर निम्न हानि होगी, यानी कि निम्न लोड पर निम्न हानि होगी, इसको करके आए थे। जबकि आंसर क्या आएगा तुम्हारा? शून्य लोड आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे पूछ लेता भाई कि ताम्र हानि कौन से लोड पर सबसे अधिक होगी, तो बोलो कौन सा लोड आएगा? फुल लोड पर सबसे अधिक होगी ना। तो देखिएगा ताम्र हानि, अच्छे से देखो है ना, ताम्र हानि आराम से कौन से लोड पर, सही है ना, कौन से लोड पर, बोलो क्लियर है ना, कौन से लोड पर सबसे अधिक होती है। अगर सबसे अधिक पूछे ना, सबसे अधिक होती है, बताओ सबसे अधिक कौन से लोड पर होगी, तो बोलो कौन सा लोड होगा? वो फुल लोड होगा। डायरेक्ट लिखा देता हूं, याद रखना कौन सा लोड होगा? वो फुल लोड होगा। सबसे कम किस्म होगी शून्य लोड पर। लड़के बोलते हैं कि हमने ताम्र हानि पढ़ ली, हमें ताम्र हानि याद है, लेकिन भाई उसके क्वेश्चन कहाँ हैं तुम्हारे पास में? क्या किसी बुक के अंदर या किसी नोट्स के अंदर क्या तुम्हें ऐसा चीज़ एक जगह मिल जाएगी? हाँ, ताम्र हानि के क्वेश्चन ऐसे सेट होकर मिल जाएंगे? कभी जीवन में नहीं मिलेंगे, गारंटी ले रहा हूं मैं। हाँ, तो फिर क्या पढ़ रहे हो आप लोग? आप तो उनको चीज़ों को समझ के बस, और कुछ समझा कुछ समझ में आया, बस हो गया काम। फिर माँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब मेरिट बनती है, जब 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं ना, जब याद आते हैं कि वास्तव में यार गलती कर दी, ढंग से नहीं पढ़े। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि भाई समझा, परिभाषा भी होनी चाहिए, उसके साथ में क्वेश्चनों का कंटेंट भी होना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के आ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझ
समझ में आ रहा है कि जब भी तो बोल रहा हूँ कि आप जागो और अपने जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ उनको जगवाओ, जभी अब मैं आगे और अच्छा मैटर आपके सामने सेट करूँगा। आगे अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो चलो देखो तामरानी क्या होती है। तो बताओ ये तुम्हारे आज समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ कौन से लोड पर सबसे अधिक होगी तामरानी? फुल लोड पर होगी। सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाइंडिंग कौन से पार्ट्स में होती है, सॉरी तामरानी कौन से पार्ट्स में होती है? बाइंडिंग में होती है ना। आगे पॉइंट पढ़ा दूँ। अब देखो कि बताओ आप लोग देखना, जब मशीन पर बोलो सही है ना जब मशीन पर, सही है ना, लोड धारा, जब मशीन पर लोड धारा दुगना बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है, सही है ना। देखो कितने गुना बढ़ जाती है? 2 गुना बढ़ जाती है। जब मशीन पर लोड धारा कितने गुना बढ़ जाती है? 2 गुना बढ़ जाती है। तो यानी लोड धारा 2 गुना बढ़ जाती है तो ताम्रहानि दिल्ली मेट्रो के पेपर में ताम्रहानि का मान क्या होता है? का मान क्या होता है? ये है ताम्रहानि का मान क्या होता है। आपको पता है ना। बोलो कॉपर लॉस बराबर बोलो Cl बराबर होता है I²R होता है। बोलो Cl बराबर क्या होता है? I²R होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना। इसका मतलब क्या बढ़ाई है? केवल धारा बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है? केवल धारा बढ़ाई। धारा का वर्ग लगेगा कि नहीं लगेगा? कितने गुना बढ़ाई है? 2 गुना बढ़ाई है ना। बोलो कितने गुना? 2 गुना। तो देखो सही कह रहा हूँ कि देखना Cl बराबर देखो केवल धारा ही बढ़ाई है, तो देखो Cl बराबर I² करूँ। बोलो समझ में आ गया? केवल धारा ही तो बढ़ाई है। बोलो धारा, लोड धारा कितने गुना बढ़ाई है? कितने गुना? 2 गुना बढ़ाई है ना। तो देखो Cl बराबर 2 का वर्ग करो। बोलो कितने गुना आएगी? 4 गुना बढ़ती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आ गया ना। बोलो क्लियर हो गया ना। बोलो धारा कितने गुना बढ़ाई? 2 गुना बढ़ाई। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4 गुना बढ़ती है। बताओ तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताइएगा मशीन के अंदर ताम्रहानि होती है ना, अगर लोड धारा 2 गुना बढ़ेगी तो ताम्रहानि कितने गुना बढ़ेगी? 4 गुना। बोलो समझ में आ गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया। अब देखो ताम्रहानि चल रही है, अभी तो ताम्रहानि के क्वेश्चन करेंगे आप लोग, है ना। अब देखिएगा, हाँ देखो भाई, है ना। अब ताम्रहानि क्वेश्चन है, ताम्रहानि कंप्लीट कर देंगे ना अपन लोग, ध्यान रखना। हाँ जी देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन है अपना। हरकेश मीना जी आप कैसे हो भाई? हरकेश जी आपकी याद भी आ गई मुझे याद तो सब लोगों की आती है। हाँ देखो भाई अब क्या होता है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक अच्छे से देखना, एक मशीन में अच्छे से देखना, एक मशीन में ताम्रहानि 120 वाट है। बोलो एक मशीन में ताम्रहानि कितने वाट है? 120 वाट है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब यदि बोलो क्लियर है ना। देखो अब यदि, सही है ना, लोड धारा घटाकर, सही है ना। बोलो मशीन में ताम्रहानि कितने वाट है? 120 वाट है। अब लोड धारा घटाकर आधी कर दी जाती है, छोड़ूंगा नहीं कोई पॉइंट है भी, हाँ आधी कर दी जाती है तो सही है ना, आधी कर दी जाती है। तो ताम्रहानि कितने वाट होती है? सही है ना, ताम्रहानि कितने वाट होती है? अब देखो कितने वाट होती है ये पूछ रहा है आपसे। हाँ ताम्रहानि कितने वाट होती है? अब बताओ कि बताना आप लोग, बताओ पहले कितनी थी? पहले ताम्रहानि देखो, पहले कॉपर लॉस थी 120 वाट थी।
बोलो क्लियर है। पहले ताम्रहानि, देखो पहले ताम्रहानि कितनी थी, 120 वाट थी। बोलो समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। ताम्रहानि किस में होती है, वाइंडिंग में होती है ना। कौन से लोड पर सबसे अधिक, फुल लोड पर, सबसे कम शून्य लोड पर, सही है ना। अब देखिएगा अब क्या होता है बताओ। Cl का फॉर्मूला बोलो, कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। बोलो क्लियर है। बताओ यहाँ पर कभी भी कोई प्रश्न के अंदर R का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। किसका मान दे रखा है, धारा का। धारा से छेड़खानी कर लेंगे अपन लोग। तो देखिएगा धारा से छेड़खानी करो आप लोग। बताओ लोड धारा कितनी कर दी है, आधी कर दी है। आधी को क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। देखो आधी को लिखोगे आप लोग 1/2, सही है ना। 1/2 का क्या करोगे, वर्ग करोगे ना। ये वर्ग कर दिया तो कितना आएगा, 1/4, सही है ना। 1/4 भाग रह जाती है, क्या रह जाती है, कॉपर लॉस। 1/4 भाग रह जाती है ना। इसलिए देखो भाई पहले कितनी थी, पहले कितनी थी 120। लोड का मान आधा करते ही कितनी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी ना। तो देखो 120 गुणा 1/4। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि 4 तिया 12, यानी कि Cl बराबर होता है 30 वाट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ कॉपर लॉस तुम्हारी कितनी होगी, 30 वाट तुम्हारी कॉपर लॉस हो जाएगी। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई टेंशन तो नहीं है ना। चलें आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्या कह रहा है कि देखिएगा एक डीसी जनरेटर या एक डीसी मशीन में, कोई भी मशीन हो, ध्यान रखना फिक्स नहीं है मशीन ना। यदि एक डीसी मशीन में लोड धारा, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में लोड धारा घटाकर, लोड धारा घटाकर, सही है ना, लोड धारा घटाकर 50% कर दी जाती है, 50% कर दी जाती है, सही है ना। कितने परसेंट, 50% कर दी जाती है। तो ताम्रहानि, ताम्रहानि का मान क्या होता है ये पूछ रहा है। अब देखो आप लोग अच्छे से देखना, बताओ आप लोग बताओ कि भाई आपसे पूछ रहा है एक डीसी मशीन के अंदर लोड धारा घटाकर कितनी कर दी, 50% कर दी है। कितने परसेंट, 50% कर दी है। तो ताम्रहानि का मान क्या होगा। अब स्टूडेंट क्या है, देखो स्टूडेंट के सामने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऑप्शन की। कई बार ऑप्शन टफ भी होते हैं। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा देखो 50% आ गया, बी आ गया तुम्हारा 25% आ गया, सी आ गया तुम्हारा 75% आ गया, और डी आ गया तुम्हारा 100% आ गया। ऐसे चलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो एक तो ये ऑप्शन हो गया, या आएगा, या ए आएगा तुम्हारा 1/2 यानी कि आधी, बी आएगा तुम्हारा 1/4, सी आएगा तुम्हारा 1/3, और डी आएगा तुम्हारा 2 गुना। ऐसे आएगा। बोलो क्लियर है। कितने ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो चुके हैं। क्वेश्चन कितना है, एक क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन हो चुके हैं तुम्हारे पास में। अब देखो बताओ कॉपर लॉस का फॉर्मूला है, बोलो Cl बराबर होता है I²R। बोलो सही है ना। बोलो Cl बराबर क्या होता है, I²R होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो क्लियर हो रहा है ना। बताओ Cl बराबर क्या होता है, I²R होता है। बताओ यहाँ पर कोई प्रतिरोध का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। किसका मान दे रखा है, करंट का। लेकिन कितने परसेंट है, 50% है। हमें 50% को बदलना पड़ेगा पहले भिन्न में। किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में, क्योंकि संख्या परसेंटेज में दे रखी है। तो देखिएगा, देखो पहले यहाँ लगाएंगे लोड करंट I बराबर होता है 50% है, सही है। अब याद रखना, देखो भाई कोई नया स्टूडेंट है, बता देता हूँ।
अगर संख्या परसेंटेज में दे रखी है, किसमें, परसेंटेज में दे रखी है, तो उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दोगे, 100 से। याद रखना, अगर 50% है तो 50/100 लिखोगे, अगर 5% है तो 5/100 लिखोगे, अगर 10% है तो 10/100 लिखोगे, अगर 20% है तो 20/100 लिखोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर मेरे दोस्त यहाँ क्या है, 50% है, तो अभी बताया था ना, क्या लिखोगे बताओ, 50/100 लिखोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो देखो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। बोलो सही है ना। इसका मतलब यदि लोड धारा आप 50% करते हो तो 50% को क्या बोला जाता है, आधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधा। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो देखो CL बराबर होता है I²R होता है। बोलो क्लियर है। बोलो CL बराबर क्या होता है, I²R होता है। तो बताओ मेरे दोस्त, R का मान दे रखा है कि नहीं दे रखा, किसका मान दे रखा है, I का मान दे रखा है। तो देखो 1/2 लिखो I की जगह, I का वर्ग कर दो। बोलो कितना आएगा, 1/4। आंसर तुम्हारा कितना हुआ, 1/4 रह जाती है। ताम्रहानि कितनी रह जाती है, 1/4। अगर तुमसे परसेंटेज पूछे, क्या पूछे, परसेंटेज में अगर पूछे तो देखो CL बराबर, अगर परसेंटेज में पूछे तो देखो 1/4 × 100 करते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और अगर परसेंटेज हटानी हो परसेंटेज तो 100 से भाग देते हैं, और अगर परसेंटेज लगानी हो तो 100 से गुणा करते हैं। कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में याद करोगे तो 100 से गुणा करोगे। बोलो क्लियर है। हमें परसेंटेज में याद करना है, इसलिए किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करते हैं। और मेरे दोस्त अगर 4 का 100 में भाग देते हैं तो देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। बोलो कितना आएगा, 25% तुम्हारी कॉपर लॉस आ जाएगी। बोलो कितने परसेंट, 25%। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, यही पूछता है। वो बताओ यदि डीसी मशीन के अंदर लोड धारा घटाकर 50% कर दी जाती है, कितने परसेंट, 50% कर दी जाती है मेरे दोस्त, तो बताओ ताम्रहानि का मान क्या होता है। बोलो कितने परसेंट रहेगी, 25%। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये क्या करोगे, 1/4। बताओ आज के ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आए कि नहीं आए। बोलो मज़ा आ रहा है ना ताम्रहानि। अब तुम बताओ, अब तुम 5 पन्ने में वो तुमने जनरेटर पूरा कर लिया, तुम्हारी क्या पार पड़ सकती है क्या। आप खुद सोचो भाई, कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, आप कहाँ तक पढ़ोगे उनको। भाई एग्जाम आ गई, 10 दिन रह गए, तो क्या 10 बुकों का रिवीजन करोगे क्या। आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि मैंने कौन सा मैटर पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा। तुम कभी भी एग्जाम में रिवीजन ढंग से नहीं कर पाओगे। अगर नोट्स लिखे पढ़े हैं तो उनको रिवीजन कर जाओ अच्छे से, आपकी मेहनत करो आप लोग। हाँ, कितना फर्क आता है बताओ। ये चीज़ क्या एक जगह मिल जाएगी कि आपको कोई सी किसी चीज़ में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2-3 और है इसके, फटाफट ले लो। हाँ जी, ले लिया। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना ताम्रहानि क्या होती है। अब देखो अब क्या होता है, अगली बात आ जाती है। देखो भाई अगली चीज़ क्या होती है, देखो अगली होती है, अगला देखो भाई अगला, हाँ जी देखो अब क्या होता है। अब देखना तुम लोग इसमें देखो, यदि किसी मशीन में सही है ना यदि किसी मशीन में चालक की लंबाई सही है ना। बोलो चालक की लंबाई 2 गुना बढ़ा दी जाती है, 2 गुना बढ़ा दी जाती है, सही है ना। देखो भाई यदि किसी मशीन में चालक की लंबाई कितने गुना बढ़ा दी जाए, 2 गुना बढ़ा दी जाती है, तो ताम्रहानि, कौन सी हानि, ताम्रहानि कितने गुना बढ़ती है, ताम्रहानि कितने गुना बढ़ती है, ये पूछा है। तो बताओ लंबाई कितने गुना बढ़ाई, 2 गुना बढ़ा दी जाती है, तो ताम्रहानि कितने गुना बढ़ती है। कुछ नहीं करना, आपका ऑप्शन है, देखो भाई ऑप्शन है 2 गुना,
सही है ना। ऑप्शन नंबर बी है 4 गुना, सही है ना। ऑप्शन नंबर डी है 8 गुना, सी में 8 गुना, और डी में है आधी आधी। अब क्या होता है कि बताओ किसके बारे में पूछ रहा है, ताम्रहानि के बारे में पूछ रहा है, सही है ना। अब बताओ ताम्रहानि का फॉर्मूला क्या है, Cl बराबर I/R, यही होता है ना। बोलो कितनी बार लिख दिया। अब गड़बड़ किस में हो रही है, प्रतिरोध में। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखना, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। यदि लंबाई 2 गुना बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर लंबाई 6 गुना बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी 6 गुना बढ़ेगा। अगर लंबाई 10 गुना बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी 10 गुना बढ़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया ना। देखो R समानुपात होता है L, ये तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं पढ़ाऊंगा डीसी थ्योरी के अंदर, टेंशन मत करो, प्रतिरोध के नियम पढ़ाऊंगा। अब देखो बताओ, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो बताओ लंबाई कितने गुना बढ़ाई है, 2 गुना। तो देखो भाई लंबाई 2 गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं। यदि लंबाई 2 गुना बढ़ाई है ना तो प्रतिरोध भी कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना। तो लगाओ सूत्र में, तो देखो भाई Cl बराबर होता है I/R होता है। अब देखो Cl बराबर, I का तो लेना देना नहीं है, किसका लेना देना है, प्रतिरोध का। क्यों, केवल लंबाई बढ़ी है। जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो बताओ प्रतिरोध का मान, ये प्रतिरोध है ना, क्या है प्रतिरोध। तो बताओ Cl बराबर, प्रतिरोध कितने गुना बढ़ा है, 2 गुना। तो बताओ कॉपर लॉस भी कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना। हर की जगह 2 लिख दिया ना, तो बताओ कॉपर लॉस भी कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ए आ जाएगा। बताओ तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। चलूँ फिर मैं आगे, दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो याद रखना मेरे दोस्तों, अब क्या होता है कि जो डीसी मशीन होती है ना, क्या होती है डीसी मशीन। अब डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, कोई सी मशीन हो, इसमें ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा जो हानि होती है ना वो आर्मेचर ताम्र हानि होती है। याद रखना सबसे ज़्यादा जो हानि होती है वो कौन सी होती है, आर्मेचर ताम्र हानि होती है। और जो सबसे कम हानि होती है इसको भी मैं बताऊंगा, वो आगे आएगा, वायु घर्षण हानि सबसे कम होती है, इसका भी बताऊंगा मैं, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। लो हानि के बारे में बताऊंगा, कैसे कम कैसे ज़्यादा बाद में बताऊंगा। लेकिन जब जब ये पॉइंट खत्म होगा ना हानियों का, जब समझ में आएगा आपको पूरी गणित, कौन ज़्यादा कौन कम हुआ, ठीक है। लेकिन यही लिखना जरूरी है यहाँ, क्यों, क्योंकि ताम्र हानि चल रही है, मैं ताम्र हानि का पॉइंट ताम्र हानि में लिखाऊंगा भाई। हाँ तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पूर्ण भार पर ताम्र हानि, आर्मेचर ताम्र हानि पूर्ण भार का 30 से 40% होती है। शून्य भार की अपेक्षा पूर्ण भार पर ताम्र हानि कितनी होती है, 30 से 40% होती है। ध्यान रखना, याद रखना। मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि, मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि शून्य भार की अपेक्षा, शून्य भार की अपेक्षा, शून्य भार की अपेक्षा पूर्ण भार पर, शून्य भार की अपेक्षा पूर्ण भार पर कितने प्रतिशत होती है। अब देखो कितने प्रतिशत होती है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अब याद रखना, देखो भाई मैं या को तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको भाई, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आर्मेचर ताम्र हानि, अच्छे से देखना। अब इसको तो यूँ खींच दूंगा, इसका मैं सिस्टम। याद रखना कि शून्य भार की अपेक्षा, शून्य भार पे तो सबसे निम्न होगी, तो शून्य भार की अपेक्षा पूर्ण भार पर, शून्य भार की अपेक्षा पूर्ण भार पर जो आर्मेचर ताम्र हानि होती है ना, ये होती है 30 से 40%। फिक्स क्वेश्चन है,
कितने परसेंट होती है? 30 से 40%। कौन सी हानि? आर्मेचर ताम्र हानि। इसका मतलब होता है डीसी जनरेटर होता है ना, इसके अंदर सबसे अधिक जो हानि होती है ना वो आर्मेचर ताम्र हानि होती है। कौन सी हानि होती है? आर्मेचर ताम्र हानि। लगा लेना दिमाग से, ध्यान रखना। कौन सी हानि होती है? आर्मेचर ताम्र हानि होती है। ठीक है, ताम्र हानि सबसे अधिक होती है मशीन के अंदर, लेकिन कौन सी हानि सबसे अधिक? आर्मेचर ताम्र हानि। आर्मेचर ही क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना, जनरेटर जब घूमता है ना तो वोल्टेज किस में बनती है? आर्मेचर में। आर्मेचर में क्या है? बाइंडिंग, सबसे ज्यादा वही गर्म होगी। समझ में आया कि नहीं है? तो जो सबसे ज्यादा जो हानि होती है ना वो किस में होती है? आर्मेचर ताम्र हानि। अब देखो ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में ना लोको पायलट के में आया, समझ लो, ना तुम्हारा आज तक डीएमआरसी के पेपर में आया है, क्वेश्चन नहीं आया। अब की बार ये डीएमआरसी भी बोलती है इसके लिए, क्वेश्चन के लिए याद रखना। आपसे ये पूछ रहा है, राजस्थान बिजली विभाग में 2 क्वेश्चन आए इसके, उल्टे और सीधे दोनों पूछ लिए। एक क्वेश्चन में तो क्या पूछा था कि बताओ मशीन में शून्य भार की अपेक्षा पूर्ण भार पर कौन सी हानि 30 से 40% होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में आ चुका है। कौन सी हानि 30 से 40% होती है? बोलो कौन सी होगी? आर्मेचर ताम्र हानि। और कितने परसेंट होगी? 30 से 40%। लेकिन कौन सी होगी? आर्मेचर ताम्र हानि। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, देखो भाई अब लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। देखो डीसी मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, डीसी मशीन में कौन सी हानि, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। डीसी मशीन में कौन सी हानि सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है। अब देखो भाई सबसे अधिक होगी, ये क्वेश्चन पूछा है तो देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो संट फील्ड हानि, संट फील्ड ताम्र हानि, संट फील्ड ताम्र हानि, ये क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में। आर्मेचर ताम्र हानि, ठोकना है आर्मेचर ताम्र हानि, सही है, आर्मेचर ताम्र हानि सी आर्मेचर ताम्र हानि सी है लोहानी, और डी है वायु घर्षण हानि। देखना आपका बेस क्या क्लियर करा रखा, कुछ भी नहीं है, आपका बेस देखना। अब बताओ सबसे अधिक कौन सी हानि हो? 30 से 40%। कौन सी हानि होगी? आर्मेचर ताम्र हानि। तुम्हारा आंसर होगा, ये होगा बी आंसर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ ताम्र हानि का आज आपके पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हानि पढ़ाई थी, हानि में आज पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? हानि में पहला पॉइंट क्या है? ताम्र हानि किस में होती है? वाइंडिंग में। कौन से लोड पर सबसे अधिक? फुल लोड पर। सबसे कम शून्य लोड पर। लोड के अनुसार कौन सी हानि परिवर्तित होती है? ताम्र हानि। ऊष्मा के रूप में कौन सी हानि नष्ट होती है? ताम्र हानि। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? अगर लोड धारा आदि कर दोगे तो ताम्र हानि 1/2 आदि कर दिया, धारा का फर्क लगेगा 1/4। 1/4 को परसेंटेज में लिखोगे तो 25%। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे दोस्तों जितने भी आपके फ्रेंड हैं, प्लीज आप 500 1000 लड़के जो भी वीडियो देखते हैं, कम से कम आप लोग तो मेरा साथ दो। आए कि नहीं? कंटेंट बताओ उनको, बोलो कॉल करके, आए कि नहीं? जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो उतना ही मैं आपके लिए अधिक से अधिक मैटर लेके आऊँगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, सॉरी 7 बजे आपको मॉर्निंग में मिलते हैं। लेकिन आप प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट और ले लो, जो रह गया है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया ना? ठीक है दोस्तों, गुड बाय, कल मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है।